में हैं, इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके की तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहते हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ है। तो इसमें हमने मुत्तहिदा तौर पर अपने मसाइल को हल किया, इत्तेहाद को मजबूत किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है। और यकीनन इस साल तेलंगाना में असम्बली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की ये अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। मुझे यकीन है कि राजस्थान में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला राजस्थान की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। हम राजस्थान के असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कर्नाटका के असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अनकरीब में ऐलान भी होगा। उस सिलसिले में मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों, इज्जतदार माँ और बहनों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें बोली जा रही हैं और जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद दिलाने का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खौफ दिलाने का काम करती है तेलंगाना में। इसीलिए आए दिन कोई ना कोई एक बयान दिया जाता है कि ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। मैं तेलंगाना की आवाम से ये बताना चाहूंगा कि तेलंगाना रियासत जब से बनी, तेलंगाना में अमन मजबूत होता रहा, तेलंगाना में फसाद नहीं हुआ, बल्कि तेलंगाना में तरक्की हुई है। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्रीज हो, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज हो, तेलंगाना का जीडीपी, रियासती जीडीपी उन रियासतों से बढ़कर है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है। यकीनन तेलंगाना में ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर हम भी शर्मिंदा हैं और हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे वो आलेर का इनकाउंटर हो या फिर पुलिस कस्टडी में खदीर खां की मौत हो मेदक में, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि और बहुत से काम होना बाकी है, मगर आपकी आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मजलिस उन मसाइल को जरूर हल करेगी। मगर एक बात का ख्याल रखिए कि आज मजलिस आपकी एक ताकत और शनाख्त बनकर उभरी है, मगर दूसरी रियासतों की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या पुरसाने हाल है वहां पर। वहां पर कोई आवाज उठाना तो छोड़िए, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल के आखिर में जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। हमको अभी से हम अपने उस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस में और बीजेपी और दीगर पार्टियों में फर्क ये है कि वो इलेक्शन से 8 महीने पहले बेदार होते हैं, मगर भारत में अगर कोई सियासी पार्टी है
जो इलेक्शन खत्म होते ही अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में एमएलएज, एमपीज, कानून साज कौंसिल के मेंबर, अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलते रहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी से तंग आना और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है। और खास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1200 रुपये, कितना हो गया? हाँ, 1600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। दूसरी बात कि चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं, क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी? मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डाल कर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको? आप बताइए। आप आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है, और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से। फिर कौन से विश्वगुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं।
नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी यह होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए। और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया, अमेरिका को क्या पैगाम गया, बर्तानिया को क्या पैगाम गया, ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया, मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है। और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता, तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को, जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं, क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारत अखिलती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि एक शादी में गए थे। वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। और कौसर मोहिउद्दीन और मेदक के सदर भी खदीर खान के अफराद खानदान और उनकी बेवा के साथ हैं। और मुझे अभी कौसर मोहिउद्दीन एमएलए बता रहे थे कि मंजलिस के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर खदीर खान की बेवा को 2 BHK मंजूर हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला टिम्बरिस के स्कूल में उस बेवा को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक वाकया है खदीर खान का। जितना भी हम मजम्मत करें कम है। हम तो तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर 302 का सेक्शन लगाकर उन पर केस चलना चाहिए।
सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, 302 का आईपीसी का सेक्शन उन पर लगाया जाए। मगर आपको मालूम मेरे भाई, जुनैद और नसीर को जिन लोगों ने, रुक जाइए, जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी तो वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है, यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहता हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है डिसीजन का, बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी तो सबने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इंपीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीकेकार दिया गया था। तो ये हमको काम करना है। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के लिए यहां पर जो मौजूद हमारे जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप तैयारी शुरू करिए। क्या तैयारी शुरू करना? कि नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो और तेलंगाना की जो तरक्की है और खुशहाली है वो जारी और सारी रहे। आप आईन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आईन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? आप मोहब्बत को पसंद करेंगे या जुल्म को पसंद करेंगे? इस बात का फैसला आपको करना है और हम इंशाअल्लाह ताला आईन को बचाएंगे, अंबेडकर को कामयाब करेंगे ताकि बुलडोजर नाकाम हो जाए। हम अमन को कामयाब करेंगे ताकि जुल्म खत्म हो जाए। हम ताकत हासिल करेंगे ताकि मजलूमों को उनका इख्तियार मिल सके। ये काम मजलिस करती आई और करते रहेंगे।
इस सरजमीन से हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया था, हम अपने मरूमीन को, अपने जिम्मेदारों को मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में हम उनको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इन नुकात पर काम करते हम आए हैं और इंशाअल्लाह हमको इसी नुकात पर काम करने की जरूरत है। और मंजलिस की अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आज के इस मजमे में एक हमारी बहन है जिसका नाम शेफाली है। आप शायद नहीं जानते शेफाली को। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत जिंदा थे तो शेफाली दारुस्सलाम को आकर 4 साल या 5 साल सिर्फ दारुस्सलाम में शेफाली बैठती थी और उस जमाने मरहूम कायद सालार उस छोटे कमरे में हम लोग बैठते थे और शेफाली यहां पर बैठकर मंजलिस के तमाम अराकीन से बात करती थी। मंजलिस के जलसों में शेफाली आती थी, मंजलिस की एक्टिविटीज को देखती थी और शेफाली ने आर्काइव से मंजलिस के उस जमाने के फखरे मिल्लत अलैहिर रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी के जमाने के पेपर कटिंग्स को निकाला, सालारे मिल्लत की जिंदगी के तकारीर और उनके बयानात के उस जमाने के पेपर कटिंग्स को निकाला। और आपको जानकर हैरत होगी कि शेफाली ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीएचडी की थीसिस को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सबमिट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पूरी दुनिया के 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। तो वहां पर शेफाली की इस थीसिस को मंजूर भी किया गया और उस थीसिस में खास बात यह है, ये मैं नहीं शेफाली है, यहां पर मैं मिलूंगा जलसे के बाद जब मीडिया को भी मिलूंगा तो मीडिया को ही बताऊंगा ये शेफाली है। तो उस थीसिस में शेफाली ने लिखा कि सालारे मिल्लत की जिस दिन शादी हुई थी उस शादी की रात किसी ने सालार को फोन करके कहा कि सालार चप्पल बाजार में फसाद हुआ है। तो उस जमाने में ये नहीं था, ये झुंझुना नहीं था जो हमारी जिंदगी अजाब करके रख दिया। यानी दूसरी शादी करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 फोन रख लो, पूरा आपका माशाल्लाह चैन सुकून बर्बाद हो जाता है। तो किसी ने वो फोन 235 क्या नंबर था अकबर, नहीं 2 तो बाद में आया, 35497 मिलाया लगा के उंगली से, नहीं मालूम ये बच्चों को। वहां से फोन उठाया गया घर में, सालार उठाए फोन, गरजदार आवाज, हेलो, आने सुनने वाला थर थर काम जाता था। बोले सालार ऐसा हुआ, सालार नॉर्टन पे बैठ के निकल गए। ये नहीं देखा सालार ने कि आज मेरी शादी की रात है। मेरे अजीज दोस्तों, इन्हीं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हम यहां पर खड़े हैं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, मुमताज खान बैठे हैं, एमएलए बनकर सब बैठे हैं, तो हम कोई पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए, पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए, हम बागयामा से उन हरियालियों पे चल के यहां तक नहीं पहुंचे। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा, मोहम्मद गौस को अपनी शहादत पेश करना पड़ा। लोग नहीं जानते मोहम्मद गौस को, अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे, जिस शख्स ने मंजलिस के लिए एक एक सांस ली थी, मंजलिस के लिए उस मोहम्मद गौस ने अपनी जान की कुर्बानी को पेश किया। आप नहीं जानते कि फसादात में क्या क्या मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को शहर बदर होना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को बोलते हैदराबाद से निकलो, इनका हैदराबाद में नहीं रहना, दूर दूर जाकर मंजलिस के बड़े बड़े लोग रहते थे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत से काम करने की जरूरत है। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस ने वो पैगाम दिया है कि भारत की जमहूरियत में आप रहकर अपनी सियासी ताकत को बना सकते हैं। मंजलिस ने यकीन पैदा किया है कि भारत की जमहूरियत में मजलूमों की क़यादत बन सकती है। मंजलिस ने ये पैगाम दिया है, इस बात को प्रूफ किया है कि अगर भारत की जमहूरियत में
कमजोर तबकात की सियासी नुमाइंदगी होगी, MLAs होंगे, कॉरपोरेटर होंगे, MP होंगे, ग्राम पंचायत में नुमाइंदे होंगे, तो उनके मसाइल हल होंगे। जहां पर आपकी आवाज नहीं है वहां पर कोई आपको नहीं पूछता, वहां पर कोई नहीं पूछता, इसलिए कि भारत के किसी कोने में अगर किसी दलित मुसलमान पर जुल्म होता है तो सबसे पहले दारुस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि असदुद्दीन अवैसी को या मंजलिस के कायदीन को बोलो कि कम से कम इस पर तबसरा कर दो, कम से कम इस पर तबसरा करो, रिएक्शन दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मंजलिस को और मजबूत करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मंजलिस को और मजबूत करेंगे। रियासत झारखंड हो या बिहार हो या कहीं पर भी हो जहां पर मंजलिस आज काम कर रही है, हम मंजलिस को कामयाब करेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद मंजलिस को सियासी ताकत बख्शना है। मैं अपने रुफ़क़ाओं से अपील कर रहा हूं कि तुम और हम जब खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे तो ये तिश्नगी लेकर हम अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे कि काश मैं कुछ वहां पर जाकर कुछ कर देता, अपनी जमात का परचम लगा देता, अपनी जमात के लिए लोगों को तरगीब देता कि वोट दो मंजलिस को। ये तिश्नगी हम लेकर अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक हमको और आपको जिंदा रखेगा, अल्लाह हमको हमारे जज्बे को जिंदा रखे, अल्लाह हमारी इस फिक्र को जिंदा रखे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की ईसार को जिंदा रखे और हमको अल्लाह तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों के ईसार के रास्ते पर चले। हम अपनी जिंदगियों में कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, हम भी देंगे। और मंजलिस के मुखालिफिन को मैं कहूंगा कि तुम जितना बोलना चाहे बोलो, तुम्हारा जितना लिखना चाहे लिखो, तुम जितना इल्जामात लगाना चाहे लगाओ, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 65 साल से तुम्हारे झूठी बातों का असर नहीं पहुंचा तो अब क्या पहुंचेगा प्यारे। पुकारो जितना पुकारना है। हमको मालूम कि अबू जहल नाकाम होने आया है, अबू जहल नाकाम ही होगा। यजीद के पास ताकत थी मगर पलीद था, बदनाम हुआ और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। फिरौन के पास ताकत थी, नमरूद के पास ताकत थी, मगर अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इख्तिदार को देखकर लोग ताकत की पूजा करते हैं। हम इख्तिदार या ताकत की पूजा नहीं करते, हम इंसाफ करने वालों के साथ रहते हैं, हम मजलूमों के साथ रहते हैं, हम जालिमों का साथ नहीं देते। तो ये पैगाम को समझिए और इसी से हमको मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना है। अल्लाह इस सरजमीन को दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। ये इदारों को अल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखे। जो एजाज अल्लाह ने हमको इस जमात की खिदमत करने का मौका अल्लाह ने हमको इनायत फरमाया, अल्लाह हमको इन नेमतों से, इनामात से हमारी नस्लों को अल्लाह नवाजे कि हम इस जमात के इस बोझ को, इसकी जिम्मेदारी को उठाते रहें और पूरे इखलास के साथ इसका काम करते रहें। मैं फिर से सलाम करता हूं हमारे तमाम मरहूम कायदीन को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे उन ज़ईफ मंजलिस के अराकीन को जो आज अपने घर में बैठकर शायद उनका पोता या उनका नवासा इनको दिखा रहा होगा कि देखो आज जिस दफ्तर के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया था, आज वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जश्न मनाया जा रहा है। मैं इन बुजुर्गों को भी सलाम करता हूं। मैं अपने उन बुजुर्गों को याद भी करता हूं जिनके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। मैं उन तमाम अराकीन को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे, अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे अपने तरीके से समझाती हैं कि ये रास्ता है, ये सही तरीका है। यकीनन आपके मशवरों की, आपकी सरपरस्ती की जरूरत है। ये आसान काम नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हम एक मुश्किल काम कर रहे हैं, मगर वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें मुश्किलात ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें चैलेंजेस ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी है जिसमें जालिम से मुकाबला ना हो, वो जिंदगी क्या जिंदगी नहीं जिसमें जालिम से मुकाबला करते हुए हक की सरबुलंदी के लिए जान चली जाए।
वही जिंदगी कामयाब होती है। अरे बुज़दिलों की तरह, गीदड़ों की तरह जालिमों के आगे घुटने टेक देना ये जिंदगी नहीं है, ये गुलामी है। गुलामी करना है तो जमीन व आसमान के खालिक की बनाई हुई जमीन, उस खालिक की गुलामी करना है। हमको अपने हक के लिए लड़ना है और हम इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप आए, मगर मेरी इस बात को सुनिए, समझिए। अब तेलंगाना के जो जिम्मेदारान हैं, तेलंगाना के इलेक्शन के लिए तैयारी करिए। ये समझिए कि असेंबली इलेक्शन का बिगल बज चुका है। अब ये सोचकर हमको अपने इलाकों में, अराकी असेंबली के हलकों में, गांव में जाना है और इस पैगाम को पहुंचाना है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।